हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? और मैं समझती हूँ आज की शाम बहुत शानदार होने वाली है, क्योंकि जो हम एक सीरीज लेकर आए हैं। कहते हैं ना, ज्ञान जितना मिले उतना लेते चलो। तो ये हम लोग ने एक सीरीज स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, स्टेम सेल रिलेटेड। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सबको पता है कि मॉडर्न साइंस में स्टेम सेल है, लेकिन बहुत आधी अधूरी जानकारी है। इसी को हम पूरा विस्तार में समझेंगे। हमारे साथ सुमेर सर है, सुमेर राजपूत सर, जो कि बहुत अच्छे से हमको हर दिन का एक एक टॉपिक हमको समझाते जाएंगे, ताकि आपको डीप नॉलेज हो जाए। तो मैं बहुत आगे नहीं बोलते हुए सीधा डायरेक्ट सुमेर सर को इनवाइट करती हूँ। सुमेर सर, आज का टॉपिक जो हम लोगों ने जैसे डिस्कस किया था कि व्हाट इज स्टेम सेल एंड डीप नॉलेज अबाउट स्टेम सेल मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जो कि आज मॉडर्न साइंस के द्वारा हमारे सामने है, और इसके ऊपर में पूरी चर्चा करेंगे। ओवर टू सुमेर सर। Thank you, ma'am. Can you listen me? यस सर। Okay, thank you. तो जितने भी मेरे दोस्त सर, आपका इस वीडियो मीटिंग के बंद है। अंदर मैं शुरू कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम। हाँ जी। तो जितने भी लोग मेरे मेरे दोस्त यहाँ पर मौजूद है, उन सबका इस मीटिंग के अंदर बहुत 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 वेलकम है सर। और हम बिना किसी देरी का मतलब यह है सर कि हम लोगों के पास बात करने के लिए सिर्फ 30 मिनट है। और 30 मिनट में हम आज जो है कि कोशिश करेंगे कि हम जिस मैटर को लेके आए या जिस सब्जेक्ट को लेके आए हैं उसका क्लियर करने की कोशिश करेंगे सर। इससे पहले मैं थैंक्स फुल हूँ रेनू मैम का, कि जिन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया है और जिन्होंने ये सीरीज की शुरुआत की है और मुझे पहला मौका दिया है। और मैं थैंक्सफुल हूँ हमारे जितने भी एमडी सीएमडी जो मुझे सुन पा रहे हैं, या मेरी हमारी अपलाइन प्रणव मेहता जी सर, क्योंकि उनके नॉलेज के बिना सर मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ या जो कुछ भी बोलने वाला हूँ वो बदौलत ऑफ, यानी कि प्रणव सर के शब्द हैं, जो शायद यहाँ पर रहेंगे कि नहीं। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ सर, कि मैं कोशिश करूंगा सर कि आप इस मैटर को समझ पाए। चलिए सर शुरू करते हैं। तो आज जो मैं बताने वाला हूं सर, जिस चीज के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं, उसे आप एक अमेजिंग चीज कह सकते हैं सर, एक अमेजिंग थेरापी कह सकते हैं सर। और उस थेरापी का नाम है स्टेम सेल थेरापी। सर मैं दो तीन शब्द यूज कर रहा हूं, समझिएगा। फर्स्ट, स्टेम सेल थेरापी, यानी कि मैं स्टेम सेल नहीं कह रहा हूं, मैं थेरापी का नाम भी साथ में ले रहा हूं। इसलिए आपको यह समझना चाहिए कि जहां पर थेरापी शब्द यूज होता है तो इसका मतलब सीधा सा ये होता है कि ये नॉर्मल चीज नहीं है, ये पूरी की पूरी एक थेरापी है। और जब थेरापी इंट्रोड्यूस होती है तो उसके पीछे बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा सिस्टम होता है, उसके पीछे बहुत सारे क्लिनिकल जो है कि ट्रायल्स होते हैं, और उसके बाद उसको थेरापी का नाम दिया जाता है। इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूं कि मैं आज जो आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूं, जो उसका नाम है स्टेम सेल थेरापी। वंस अगेन आई एम राजपूत सुमेर सिंह फ्रॉम वडोदरा, गुजरात। और स्टेम सेल थेरापी के ऊपर काम करते हुए बहुत सारे साल हुए हैं सर, और बहुत सारे रिजल्ट लिए हैं, बहुत सारा जो है कि लोगों को फायदा पहुंचा है स्टेम सेल थेरापी से। देखिए सर, जब तक स्टेम सेल थेरापी नहीं थी तब तक ऐसी बहुत सारी डिजीज ऐसी हुआ करती थी कि जो जो एक बार आपकी बॉडी में आ जाए या किसी इंसान की बॉडी में आ जाए तो फिर उसको जान से हाथ धोना पड़ता था। लेकिन जब से ये थेरापी जो है कि इंट्रोड्यूस हुई है, तब से जो कि ऐसी सारे अनक्योरेबल डिजीज जो कभी मिटाए नहीं जा सकते, उनका ट्रीटमेंट होना भी संभव है, और उनका ट्रीटमेंट हो रहा है सर। इसलिए मैं ये थेरापी के लिए भी ग्रेटफुल हूं सर। शुरू करते हैं सर, स्टेम सेल थेरापी क्या है। जब तक हम ये ना समझ लें कि व्हाट इज द मीन ऑफ स्टेम सेल, तब तक हम ये सोच ही नहीं सकते सर कि स्टेम सेल कैसे वर्क कर सकता है, किस बीमारी को क्यों मिटा सकता है, और ये किस किस अनक्योरेबल डिजीज को जो है कि क्योर कर सकता है, और कैसे कर सकता है, उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, और वो किस तरीके से वर्कआउट करता है। तो मेरे भाई जितने भी यहाँ पर डॉक्टर्स भी बैठे हैं, तो प्लीज अपने ब्रेन को, यानी कि देखिए, दिमाग कहता है दिमाग और पैराशूट तभी काम करता है जब वो खुला हो। तो खुले दिमाग से आप बैठेंगे
तो मुझे पूरा यकीन है सर कि आप भी इस चीज को समझ पाएंगे सर कि ये जो थेरापी है वो क्यों, कहाँ और कैसे और किस तरीके से और कितना काम कर सकती है। तो हम बात कर रहे थे सर स्टेम सेल, और स्टेम सेल का मतलब होता है सेल। सेल सेल को हिंदी में कहते हैं सर कोश। और इसको समझने के लिए सबसे पहले बड़ा मतलब कि हमारी बॉडी में, यानी कि हमारा जो ये पूरा शरीर है जो भगवान ने बनाया है, उसके बेसमेंट में क्या है, यानी वो किसके ऊपर बना है। तो मैं ये कहना चाहूंगा सर कि हमने दूसरा, आप सब भी यहाँ पर पढ़े लिखे लोग बैठे हैं सर, मुझे लगता है कि हमने दूसरी चौथी पांचवी छठी या आठवीं क्लास में ये जरूर पढ़ा है कि हमारी बॉडी के जो बेसमेंट में यानी कि सेल होते हैं सर, और बहुत सारे सेल मिलके क्या बनते हैं सर, मसल्स बनते हैं, सॉरी टिश्यूज बनते हैं, बहुत सारे टिश्यूज मिलके मसल्स बनते हैं, और बहुत सारे मसल्स मिलके क्या बनते हैं सर, ऑर्गन बनते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन मिलके क्या बनते हैं सर, सिस्टम बनती है। हमारी बॉडी में अनेक प्रकार की सिस्टम है, एज लाइक रेस्पिरेटिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ऐसे मैनी मोर 14 टाइप्स ऑफ सिस्टम इन आवर बॉडी सर। मतलब कि हमारी बॉडी में बहुत सारे प्रकार के जो है कि सिस्टम्स हैं, और बहुत सारे सिस्टम मिलके हमारी ये बॉडी बनी होती है सर। यानी अगर मूल में देखा जाए तो वो सेल ही है सर। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप समझने की कोशिश करें कि व्हाट इज द मीन ऑफ स्टेम सेल, बिकॉज अगर आपको स्टेम सेल समझ में आ गया तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये क्यों, कहाँ, कैसे और कितना काम कर सकता है। यस सर। तो मैंने मूल में बात की है सेल, और सेल से ही बॉडी बनी सर। तो हमारी बॉडी में सेल कितने प्रकार के हैं सर? मुझे लगता है बहुत सारे प्रकार के सेल हमारी बॉडी के अंदर है। अलग अलग प्रकार के सेल है सर। लेकिन अगर मेजर हम इनको दो पार्ट में डिवाइड करें तो दो पार्ट में इनको हम कह सकते हैं सर। एक वो सेल है जो नॉर्मल सेल है, यानी जिसको जनरल सेल कहा जा सकता है, और जिसको हिंदी में कहते हैं साधारण सेल। और दूसरे वो सेल है जिनका नाम है सर स्पेशलाइज सेल, यानी कि जो कुछ स्पेशल है सर। और जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम भी है सर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू, नॉर्मल सेल एंड स्पेशलाइज सेल? तो नॉर्मल सेल के बारे में पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं तो आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा सर। नॉर्मल सेल उन सेलों को कहा जाता है जिनकी खास विशेषता ये होती है कि जो हमारी एडी से लेके चोटी तक, यानी कि ठेठ आसमान यहां तक पूरी बॉडी में पाए जाते हैं सर। मैं रिपीट कर रहा हूं सर, नॉर्मल सेल की खासियत यह है कि वो एडी से लेके चोटी तक हमारी बॉडी में सभी जगह पाए जाते हैं। पहली खासियत, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता यह है कि नॉर्मल सेल हमारी बॉडी में रोज, हर रोज मिलियंस एंड ट्रिलियंस, अनगिनत तादाद में मरते हैं और वापिस भी पैदा हो जाते हैं। यस, याद रखना सर कि ये सेल मरते हैं तो दोबारा भी अपने आप ही पैदा हो जाते हैं, और अगर ऐसा नहीं होता तो 7 फुट का आदमी घिस के 5 फुट का हो जाता सर। इसकी ये दो खासियत याद रखिएगा माय डियर फ्रेंड। सेकंड जो सेल था उसका मैंने नाम दिया था स्पेशलाइज सेल, यानी विशेष सेल। और जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम भी है सर। विशेष सेल को समझने की कोशिश कीजिए कि विशेष सेल, पहली बात, जैसे नॉर्मल सेल बॉडी के हर जगह पाया जाता है, ऐसे ये विशेष सेल बॉडी के हर जगह नहीं पाया जाता। फर्स्ट क्वालिटी। सेकंड, ये स्पेशली स्पेसिफिक किसी ऑर्गन के लिए ही बना होता है, यानी कि ये किसी ऑर्गन के लिए ही बना होता है सर। और तीसरी बात यह है कि ये स्पेशली स्पेसिफिक किसी ऑर्गन के लिए ही काम करता है, एज लाइक न्यूरॉन। न्यूरॉन जो है हमारे ब्रेन में पाया जाता है, और आपको पता हो तो इसीलिए ब्रेन का जो स्पेशलिस्ट होता है उसका भी नाम न्यूरोलॉजिस्ट ही होता है। कार्डियक सेल है वो हमारे हार्ट में पाया जाता है, और इसीलिए हार्ट का जो स्पेशलिस्ट है उसको कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। नेफ्रॉन सेल हमारी किडनी में पाया जाता है,
और इसीलिए किडनी का जो स्पेशलिस्ट है उसको नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। मैं इस मैटर पे ज्यादा नहीं जा रहा, लेकिन जो ब्रेन का न्यूरॉन सेल है सर, वो स्पेशली स्पेसिफिक न्यूरॉन में ही पाया जाता है। वो वो और बॉडी के किसी भी अंग में नहीं आपको देखने को मिलेगा। ये इसकी खासियत है। अगली खासियत इसकी यह है कि ये सेल स्पेशली स्पेसिफिक ऑर्गन के लिए काम करता है, यानी कि न्यूरॉन सेल ब्रेन के लिए ही काम करता है। समझिए, ब्रेन का काम क्या है? पूरी बॉडी को कंट्रोल करना, मैसेजिंग आदान प्रदान करना, सेंसरिंग को समझना, मोटर को एक्टिवेशन करना, और भी बहुत सारे काम है। यानी कि पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का काम ही न्यूरॉन करता है। ये न्यूरॉन कभी भी हार्ट में आके कार्डियक सेल का काम नहीं करता, क्योंकि कार्डियक सेल का जो काम होता है वो होता है पंपिंग करना, यानी कि रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्ट पंपिंग करने का काम हार्ट में जो मौजूद हमारा स्पेशलाइज सेल है कार्डियक, उसका है सर। तो ब्रेन वाला जो न्यूरॉन है वो कभी भी हार्ट में आके काम नहीं करेगा, और हार्ट का जो कार्डियक सेल है वो कभी भी ब्रेन में जाके काम नहीं करेगा। ये डिफरेंट है सर हमारे नॉर्मल सेल और स्पेशलाइज सेल के अंदर सर। और तीसरे सबसे बड़ा जो डिफरेंट है उसको समझिएगा सर। नॉर्मल सेल रोज, जैसा कि मैंने बोला कि मिलियंस एंड ट्रिलियंस मरते हैं और उसके सामने वापस भी पैदा हो जाते हैं। लेकिन सर सवाल यह है कि जो स्पेशलाइज सेल हमारा होता है, यानी कि कार्डियक सेल हुआ, कि न्यूरॉन हुआ, कि बीटा हुआ, कि टर्मेट हुआ, कि ओटिक हुआ, कि परमोनरी हुआ, कि फिर एक्स वाई जेड सर, जितने भी सेल है सर, ये स्पेशलाइज सेल जो जीवन में, सर इस बात को याद रखिएगा कि जीवन में एक ये बार साइड में अगर थोड़ा देखिए, डैमेज हो दिख जाए, रहेंगे ना तो साइड में। अगर डिस्ट्रॉय हो जाए, या फिर ये मर जाए, अगर अपनी भाषा में कहें कि मर जाए, डैमेज हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए या मर जाए, तो ये सेल जीवन में कभी भी, नेवर एवर नेवर सर, मैं ये कह रहा हूं, कभी भी ये वापस न तो रीजेन्युएट होते हैं, न रीबर्थ होते हैं, न रीएक्टिवेटेड आप इसको कर सकते हो सर। और इसीलिए इनसे संबंधित जितने भी रोग हमारी बॉडी में होते हैं वो एक बार आते हैं, यानी एक बार आया तो वो परमानेंट हो जाता है, वो लाइफ टाइम तक, जब तक आप जिएंगे वो आपके साथ रहेगा सर। वो रोग, उसको मिटाया ही नहीं जा सकता। और जहां तक अभी रोग की बात आई है, तो हम थोड़ा रोग के ऊपर भी बात कर लेते हैं सर, कि हम जब बीमार पड़ते हैं सर, तो हमारी बॉडी में जो रोग जो है कि कितने प्रकार से आते हैं सर। हमारी बॉडी में रोग दो प्रकार से आते हैं सर। आप अगर बीमार पड़े हैं तो इसके दो प्रकार से रोग आपकी बॉडी में आ सकता है सर। फर्स्ट, बाहरी कारणों की वजह से, मच्छर काटेगा, मलेरिया होगा, चिकनगुनिया हो सकता है सर। बहुत सारी बाहरी कारणों की वजह से, जैसे कि मौसम बदला, आपको वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, कुछ गलत खाया, मतलब कि प्रोटोजोअल इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, जितने भी प्रकार के इन्फेक्शन है, या फिर जॉइंटिस हो गया, किसी को टीबी हो गया, या फिर एटलीस्ट कोरोना कोरोना भी हो गया सर। तो ये सारे जो रोग हैं हमारी बॉडी में बाहरी कारणों की वजह से आते हैं सर। और सर जब ये रोग हमारी बॉडी में आते हैं, तो हम किसी भी एमबीबीएस या एमडी या जो भी डॉक्टर्स है उनके पास जाते हैं, और कुछ समय का जो है कि कोर्स लेके, 2 दिन 5 दिन, अगर एटलीस्ट टीबी है तो 6 महीने का कोर्स सर लेके हम अपनी बॉडी को क्योर कर लेते हैं, यानी कि हम क्योर हो जाते हैं सर। ये हुआ पहली प्रकार से आने वाला रोग। दूसरे प्रकार के वो रोग होते हैं जो अंदर से पैदा होते हैं। मान लीजिए कि एक बंदे को थोड़ा चक्कर आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, कमजोरी फीलिंग हो रही है, और कुछ ठीक नहीं लग रहा सर, तो बंदा डॉक्टर के पास गया, और बंदे ने जाके डॉक्टर को बोला कि सर मेरे को ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है, तो डॉक्टर ने उसको बोला कि भाई आप अपनी रिपोर्ट करवा लो। और जब रिपोर्ट करवाई तो रिपोर्ट में ये आया कि भाई के यू आर डायबिटिक, यानी कि आपको डायबिटीज हो चुका है। तो हम बड़े आराम से बैठे होते, ठीक है ना सर, कोई बात नहीं। और ठीक है सर, क्या मुझे दवा लिख दीजिए। और जब दवा लिख देता है डॉक्टर, उसके बाद में हमारा सवाल होता है सर कि सर ये दवा मुझे अब मतलब कितने समय तक लेने पड़ेगी। और जब 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 हम जवाब सुनते हैं ना सर, तब हमें शौक लगता है। और शौक क्या लगता है? ये लगता है कि डॉक्टर बोलता है कि सर अब आप जितने साल तक और आगे जिंदे रहेंगे, तब तक आपको ये दवा लेनी ही पड़ेगी। यानी कि सर देखिए,
मैं बात ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, या इस बात को समझने की कोशिश कीजिए सर, कि बाहर से आने वाले रोग मिटाए जा सकते हैं, लेकिन अंदर से आने वाले रोग, एक बार आ गया डायबिटीज हो गया, बीपी हो गया, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गए, हार्ट से रिलेटेड, या फिर लंग से रिलेटेड, या फिर लीवर से, इंटेस्टाइन, एक्स वाई जेड, ऐसे बहुत सारे रोग जो अंदर से पैदा होते हैं, वो एक बार आते हैं, कभी नहीं मिटाए जा सकते। कभी सोचिए सर कि बाहर से आने वाले रोगों को मिटाया जा सकता है, तो अंदर से पैदा होने वाले रोग आखिर क्यों नहीं मिटते? तो इसका जवाब यह है सर, कि अंदर से पैदा होने वाले रोग रोग ही नहीं है, इसको हम डिसीज नहीं कह सकते सर। मेरे भाई यहाँ पर बहुत सारे ज्ञानी लोग भी बैठे होंगे, शायद बहुत सारे डॉक्टर्स भी बैठे हैं, और उनके दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि बीपी ये क्यों रोग नहीं है? भाई ये तो रोग ही है। डायबिटीज क्यों रोग नहीं है? तो रोग ही है। हाँ ठीक है सर, आप अपने तरीके से ठीक सोच सकते हैं, लेकिन ये रोग नहीं है सर। इसको हम कह सकते हैं ऑर्गेनल डिसऑर्डर। अगर आपको बीपी है, इसका मतलब यह है कि आपका सर्कुलेटरी सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा, ये सर्कुलेटरी सिस्टम का डिसऑर्डर है। अगर आपको डायबिटीज है, तो इसका मतलब यह है कि आपकी पेन क्रिया ठीक से काम नहीं कर रही, तो ये पेन क्रिया का डिसऑर्डर है। आपको अगर पैरालिसिस हो चुका है, तो आपका ब्रेन ठीक से काम नहीं कर रहा, इसलिए ब्रेन का डिसऑर्डर है। तो इनको हम रोग नहीं कह के ये कह सकते हैं सर कि ब्रेन का मतलब, कि इनको कह सकते हैं डिसऑर्डर। और ऐसे जितने भी डिसऑर्डर होते हैं सर, वो एक बार आते हैं, वो कभी नहीं जाते। इसका मैं एक आपको छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा सर, तो आपको आराम से आपके दिमाग में क्लिक कर जाए कि ये ऐसा क्यों होता है। हम आज एग्जाम्पल लेंगे सर किडनी का। ये सीरीज चलने वाली है सर 5-6 दिन तक रेगुलर। आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए। हम एक बंदे की किडनी का काम के बारे में बोलते हैं। मान लीजिए कि हर बंदे में किडनी दो होती है सर, किडनी होती ही है दो। और किडनी से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आई है, तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि किडनी में जो किडनी को जो फंक्शनिंग करना चाहिए वो नहीं कर पा रही। तो अब किडनी का काम क्या है सर, समझिए। हमारी बॉडी में किडनी का काम क्या है? हमारी बॉडी में किडनी का काम है कि हमारा जो ब्लड है उसको फिल्ट्रेशन करने का काम किडनी का है सर। अब मैं आपको एक और नई बात सुनाने जा रहा हूं सर। ये काम एक्चुअली किडनी का नहीं है सर। आप बोलेंगे कैसे नहीं है? बिल्कुल नहीं है सर। किडनी एक मैकेनिज्म है, पूरा मशीनरी है, लेकिन उसके अंदर जो सेल मौजूद है, जिसको कहा जाता है नेफ्रॉन सेल, ये ब्लड को फिल्ट्रेशन करने का काम जो है कि नेफ्रॉन सेल का है सर। और ये गरनी के शेप का, हिंदी में जिसको छलनी कहते हैं सर, आई थिंक हिंदी में छलनी ही कहते हैं, गुजराती में उसको जो है कि गलनी कहते हैं। ये गलनी के शेप के होते हैं सर। और ये क्या करता है कि हमारे ब्लड में जितना भी कचरा होता है सर, मैं अपनी भाषा में कचरा ही कहूंगा, मेडिसिन की भाषा में बहुत सारे शब्द है वो मैं यूज नहीं करूंगा, ताकि एक नॉर्मल से नॉर्मल बंदा भी इस चीज को समझ पाए। मतलब जो कचरा होता है उसको फिल्टर करने का काम जो है कि नेफ्रॉन सेल करता है, और ये मैकेनिज्म है पूरा किडनी का। अब सर एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि 1,000 नेफ्रॉन सेल, बहुत ज्यादा होते हैं सर, लेकिन मैं फॉर एग्जांपल कह रहा हूं कि 1,000 नेफ्रॉन सेल अपने ब्लड को फिल्ट्रेशन करने के लिए काफी है, और आराम से ब्लड को फिल्टर कर लेते हैं, और हमारा ब्लड हमेशा साफ होता रहता है, और हमारी बॉडी का जो संचालन ठीक तरीके से चलता रहता है। अब किसी कारण से, और मैं कारण पे नहीं जाऊंगा सर, क्योंकि कारण बहुत सारे हैं, इसलिए उसके ऊपर मुझे नहीं जाना है, क्योंकि वो बहुत लंबा चैप्टर बन जाएगा, इसलिए उसको बनाना नहीं। किसी कारण से अगर स्पेशलाइज सेल, यानी कि नेफ्रॉन सेल, उसमें से 500 मर गए। 1,000 थे सर, और 500 उसमें से डैमेज हो गए, मर गए। अब कितने रह गए सर? 500 ही रहे। अब ब्लड को फिल्ट्रेशन तो करना पड़ेगा, ब्लड को फिल्ट्रेशन तो करना पड़ेगा ना सर। अब आप मुझे खुद बताइए कि जो 1,000 कर सकते थे, क्या वो 500 कर पाएंगे? सीधी सी बात है कि नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे, तो जो कचरा जितना हमारी बॉडी में है, ब्लड में है, वो साफ हो गया? नहीं हो पाएगा, तो वो पूरा ब्लड में घूमेगा। और अगर ये ब्लड में घूमेगा, तो आपका सीरम क्रिएटिनाइन बढ़ेगा, और आपका जो जीएफआर रेट है वो घटेगा। जी।
और जब आप डॉक्टर नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो नेफ्रोलॉजिस्ट बोलेंगे सर कि आपकी किडनी का सीरम क्रिएटिनिन बढ़ गया है और जो ईएफआर घट गया है, मतलब आपकी किडनी को जो करना चाहिए वो नहीं कर पा रही। अब डॉक्टर इस बात को जानता है सर। याद रखिएगा, ये जो डैमेज हो गए हैं सेल वो कौन से हैं? वो स्पेशलाइज सेल है सर। और वो स्पेशलाइज सेल है और उसकी खासियत क्या है? उसकी खासियत ये है कि वो एक बार अगर डेड हो गया या डैमेज हो गया तो फिर न तो रीजेन्युएट होगा न ही रीएक्टिवेटेड हो सकता है। तो नेफ्रोलॉजिस्ट को जब आप दिखाएंगे तो वो इस चीज को समझता है कि ये अभी दोबारा से एक्टिवेटेड होने वाले नहीं है। इसलिए इनसे रिलेटेड अभी जो प्रॉब्लम है वो पूरी जिंदगी तक रहने वाली है। और जब ये कचरा ज्यादा होता है तो डॉक्टर साहब अपने को बोलता है कि आपको जाना पड़ेगा सर डायलिसिस करवाने। और डायलिसिस किसको कहते हैं सर? डायलिसिस का मतलब होता है कि जो काम हमारी किडनी कर रही है अब किडनी कर नहीं पा रही है, इसलिए उस काम को बाहरी आर्टिफिशियल तरीके से, जो है कि आर्टिफिशियल किडनी से, यानी कि है मानव सर्जित किडनी जो होती है, यानी एक मशीन होती है, उस मशीन से आपको अपना ब्लड जो है कि साफ करवा के वापस बॉडी में डालना होता है। दैट इज कॉल्ड डायलिसिस। ये पहले महीने में एक बार होता है। लेकिन चूंकि अब डॉक्टर और क्या करेगा, बाकी के जो 500 बचे हैं उनको बीट करेगा भाई कि तुम 1000 जितना काम करो। तो जितना कहते हैं ना सर कि लंगड़े घोड़े को और ज्यादा दौड़ाओगे तो क्या होगा, उसमें से और कम होगा सर। तो उसमें से और कम हो गए तो थोड़ा बहुत हो पा रहा था वो भी नहीं हो रहा है। तो फिर वीकली, मतलब कि महीने में एक डायलिसिस के महीने में दो डायलिसिस करने पड़ेंगे। फिर और कम हुआ तो फिर वीकली डायलिसिस आएगा। फिर वीक में 2 बार करना पड़ेगा, 3 बार करना पड़ेगा, और चौथी बार डॉक्टर आपको ये बोलेगा कि भैया जिंदा रहना है तो अभी आपको किसी डोनर को ढूंढना पड़ेगा जो अपनी किडनी आपको डोनेट कर दे, तो आप ठीक हो सकते हैं, अदरवाइज फ्रेम बना के तैयार रखिए। कहते नहीं है सर ऐसे डॉक्टर, लेकिन सच तो यही है। जी सच तो यही है। देखिए, अब आपको, आप अगर थोड़ा सा भी, मतलब आप सबके पास अच्छा दिमाग है सर, समझिए ये प्रॉब्लम क्यों आया है सर किडनी का। क्योंकि नेफ्रॉन सेल डैमेज हो गया। अब अब सीधी बात है कि एलोपैथी ये कह रही है कि नेफ्रॉन सेल को वापस रिजनरेट नहीं किया जा सकता, ये नहीं बनेगा, इसलिए इससे रिलेटेड प्रॉब्लम यही। तो अगर आपको इस प्रॉब्लम में से निकलना है तो आपके पास तरीका क्या है? तरीका नंबर यही है। पहला तरीका यही है कि आप किसी डोनर को ढूंढे और वो अगर अपनी किडनी दे दे, और वो जो अंग आपका काम नहीं कर रहा है वो ही दूसरा डाल दिया जाए तो वो काम करेगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि वो लगातार काम करता रहेगा? नहीं सर, अगर मूल पे जब तक काम आप नहीं करेंगे तो वो किडनी भी खराब होनी है। यानी कि या तो आप ट्रांसप्लांट करो। अगर नॉर्मल बंदा भी इस चीज में सोचने की कोशिश करे तो वो ये सोच सकता है कि या तो आप दूसरी किडनी डालो तो आप ठीक हो सकते हो, या फिर आप ऐसा करो कि आप ही की किडनी ठीक हो जाए तो आप ठीक हो सकते हो। बाकी तो कोई तरीका ही नहीं है सर। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि चलो डोनर कोई मिल गया सर, 25-30 लाख में भी कोई नहीं मिलता है। यहाँ जितने बैठे हैं, मैं आप ही से सवाल करता हूँ कि कोई बंदा 25 लाख देने के लिए तैयार है, यहाँ पर बैठे लोग कितने किडनी, अपनी किडनी दे देंगे? लोग बोलेंगे सर पैसा चाहिए ले जाओ, किडनी नहीं मिलेगी। कोई नहीं देता सर। ठीक। गुरुदेव, आवाज नहीं आ रहा है आपका। तो किडनी पहले जैसा ही काम करना शुरू कर देगी। किडनी जो है कि पहले जैसा काम करना शुरू कर देगी। तो क्या, हाँ सर ये हो सकता है, लेकिन अभी एलोपैथी तो ये कह रही है कि ये 1000 कभी पूरे हो ही नहीं सकते। तो यहां पर आकर एक नॉर्मल बंदा अटक जाता है सर। यही नियम लागू होता है हर किसी ऑर्गन के डिसऑर्डर के ऊपर। फिर वो ब्रेन क्यों ना हो, फिर वो हार्ट क्यों ना हो, लंग्स क्यों ना हो, लीवर क्यों ना हो, या इंटेस्टाइन क्यों ना हो, XYZ जितने भी हैं सर, सभी के ऊपर यही नियम लागू होता है सर। इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। अब यहां पर एक वर्ग ऐसा है, एक वर्ग ऐसा है सर कि जहां पर एक नॉर्मल बंदे का सोचने का शुरू होता है या सोचने का बंद हो जाता है, उसके बाद उसका सोचना शुरू होता है। तो
और उनको आधे पागल भी कहते हैं, और वो आधे पागल कहलाते हैं साइंटिस्ट। साइंटिस्टों ने सोचा कि ये प्रॉब्लम क्यों आई। इसलिए आई कि नेफ्रॉन सेल डैमेज हो गए। नेफ्रॉन सेल डैमेज क्यों हुए? क्योंकि वो थे। सर नेफ्रॉन सेल डैमेज क्यों है? क्योंकि थे का मतलब ये है कि क्या हम नेफ्रॉन सेल लेके पैदा हुए, या फिर हमारे पैदा होने के बाद किसी ने इंजेक्शन से जो है कि नेफ्रॉन सेल डाल दिया? तो जवाब मिलता है कि नहीं नहीं सर, हम लेके ही पैदा हुए। यानी कि इस प्रॉब्लम से अगर हमें छुटकारा चाहिए तो हमें नए नेफ्रॉन बनाने पड़ेंगे। और उसके पीछे जब रिसर्च चला कि नेफ्रॉन नए बनते कैसे हैं, तो इसके पीछे पता चला कि हम लेके पैदा हुए। तो इट मीन्स ये है कि अगर हमें ये जानना है कि नेफ्रॉन सेल बना कैसे, तो इसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि हम कैसे बने, यानी आपकी और हमारी उत्पत्ति कैसे हुई। क्योंकि ये पता चलेगा तो ही तो पता चलेगा, क्योंकि हमारे पास भी तो सर किडनी है। अगर हमारे पास किडनी है तो हमारे अंदर बनी कैसे? तो इसको जानने के लिए सर आपको ये जानना पड़ेगा कि आपकी हमारी उत्पत्ति कैसे हुई। आपकी हमारी उत्पत्ति हुई सर एक स्त्री और एक पुरुष, ये दो के मिलन से। कहते हैं कि सर्वप्रथम स्पर्म और ओवा। स्पर्म कहते हैं सर पुरुष बीज, और ओवा कहते हैं स्त्री बीज। तो स्पर्म और ओवा के मिलने से, फ्यूजन होने से स्त्री गर्भ में, यानी फ्यूजन होने से उसकी बहुत सारी प्रोसेस है सर। उसका फर्टिलाइजेशन होता है, ये होता है, वो होता है, उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे वो प्रोसेस के ऊपर। लेकिन ऐसा होने से स्त्री गर्भ में पहला सेल जन्म लेता है सर, और उस पहले सेल को साइंटिस्ट ने नाम दिया है जाइगोट। जाइगोट नाम का सेल जन्म लेता है। और आप मानेंगे नहीं सर, आप जो भी है अभी, लेकिन एक दिन आप अपनी माता के गर्भ में जाइगोट थे, और इतना माइक्रो होता है सर कि उसको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। जी। तो हम एक दिन तो जाइगोट ही थे। यहाँ पर एक सवाल का जवाब भी मिल जाता है। कई लोग बोलते हैं सर हमारा स्टेम सेल हड्डियों में काम करेगा। तो हड्डी तो आप बाद में बने, पहले तो जाइगोट थे सर। और जब जाइगोट ही बन जाता है तो हड्डी अपने आप बनती है सर। तो छोड़िए, उस मैटर के ऊपर अपन बात करेंगे। लेकिन हम एक जाइगोट थे सर। अब सेल की जो खासियत है वो क्या है, प्रकृति क्या है? सेल अपने आप को मल्टीपल करता है सर, गुणाकार में। डिवाइडेशन एंड मल्टीप्लीकेशन। आप आज अगर एक सेल है तो एक का 10, 10 का 100, 100 का 1000, और 1000 का लाख, और लाख का करोड़। ऐसे करते 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 9 महीने के अंदर सर, मतलब कि वो सेल का गोला बढ़ता, बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, बड़ा होता गया। और आपने और हमने कभी ये सुना है सर कि 9th मंथ के बाद, यानी कि 9 महीने के बाद जब डिलीवरी आती है, तो किसी स्त्री गर्भ से जो है कि कोई सेल का गोला बाहर आया हो? ऐसा तो हमने नहीं सुना सर। हमने क्या सुना है कि 9 महीने के बाद में एक सुंदर सा बच्चा बाहर आता है, जिसके 100% ऑर्गन होते हैं, लंग्स, लीवर, हाथ, कान, नाक, आंख वगैरह, A to Z। और एक फर्स्ट क्लास सा, नाइस सा, यानी कि सुंदर सा बच्चा बाहर आता है। तो यहां पर एक सोचने का विषय बनता है सर। और विषय ये बनता है कि हम तो जाइगोट थे, एक सेल का गोला ही था। इस गोले में ऐसा तो क्या हुआ कि नाक बन गया, आंख बन गया, कान बन गया, हार्ट बन गया, लंग्स बन गया, लीवर बन गया, इंटेस्टाइन बन गया, ये बन गया, वो बन गया? कैसे, क्या हुआ सर? तो इसी के ऊपर रिसर्च करने पर पता लगा सर। इस बात को गौर से सुनिएगा, टाइम पूरा होने वाला है लेकिन गौर से सुनिएगा। यहां पर यह पता चला कि उस गोले में कुछ सेल, 200-300 सेल सर, बिलियंस एंड ट्रिलियंस नहीं, वो बिलियंस एंड ट्रिलियंस का गोला है, लेकिन उस गोले में कुछ सेल ऐसे होते हैं जिनको मदर सेल कहा जाता है। और उस मदर सेल में ये क्वालिटी होती है कि वो अपने आप को स्पेशलाइज सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड स्टेम सेल। मैं फिर से बता रहा हूं सर कि उस गोले में मौजूद कुछ सेल मदर सेल होते हैं, और वो मदर सेल में ये खासियत है कि वो अपने आप को स्पेशलाइज सेल में कन्वर्ट करना शुरू करते हैं। एक सेल ने अपने आप को कन्वर्ट किया न्यूरॉन में, और उसने ब्रेन बनाना शुरू किया। एक ने अपने आप को कार्डियक में किया और उसने हार्ट बनाना शुरू कर दिया। एक ने अपने आप को जो है कि डरमेट में किया, उसने स्किन बनाना शुरू कर दिया। एक ने अपने आप को बीटा में किया, उसने जो है कि पेनक्रियाज बनाना शुरू कर दी। एक ने अपने आप को परमोनरी में किया, उसने फेफड़ा बनाना शुरू कर दिया।
ऐसे करते करते हमारी पूरी बॉडी का जो है कि ऑर्गन्स तैयार हो गया सर। तो एक बात समझ लीजिए सर कि ऐसे सेल जो अपने आप को स्पेशलाइज सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसी सेल को स्टेम सेल कहते हैं। अब हम आ जाते हैं सर वापिस उसी किडनी पे। अब आप अपना दिमाग दौड़ाइए सर, नॉर्मली इंसान की तरीके से, कि वो किडनी को अगर वापस ठीक करना हो तो क्या करना पड़ेगा। वो 1,000 सेल अगर वापस पूरे हो जाए तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, आप जो है कि क्योर हो सकते हैं। और 1,000 सेल कौन है? वो है नेफ्रॉन सेल। और नेफ्रॉन सेल कैसे होते हैं सर? स्पेशलाइज सेल। और अभी यहां पर मैंने जो एग्जाम्पल दिया, इससे ये पता चलता है कि स्पेशलाइज सेल किसमें से बनता है सर। अगर आपको दोबारा से स्पेशलाइज सेल बनाना है तो आपको क्या चाहिए? मदर सेल, यानी के स्टेम सेल। अगर आपके पास स्टेम सेल है तो ही आप दोबारा से स्पेशलाइज सेल बना सकते हो, अदरवाइज एवर नेवर 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 नेवर। अब हमें ये पता चल गया सर कि जितने भी अनक्योरेबल डिजीज है, जो जितने भी हमारे जो है कि डिसऑर्डर्स है, अगर उनको मिटाना हो तो उसके लिए हमें क्या चाहिए सर? स्टेम सेल चाहिए। ये तो हम सबको आज पता चल गया सर कि स्टेम सेल होता है तो इससे ये हो सकता है, अदरवाइज होने वाला नहीं। पूरी जिंदगी उस प्रॉब्लम को लेके बैठना पड़ेगा। जितनी भी थेरापी इस मार्केट में चल रही है सब अच्छी ही है, बहुत बढ़िया है, लेकिन वो सिर्फ कंट्रोल कर सकती है, कभी भी क्योर की बात आ नहीं सकती सर। और क्योर होना है तो हमें चाहिए स्टेम सेल। अब यहाँ पर ये पता चलने के बाद में नेक्स्ट सवाल आता है कि स्टेम सेल का तो पता चल गया सर कि इससे ये हो सकता है, लेकिन अब ये लाए कहां से, मिलेगा कहां से, सोर्सेज क्या है? तो सबसे पहला तो स्टेम सेल का सोर्सेज हम खुद है। देखिए सर, स्टेम सेल यानी कि सेल किसमें मिलता है, पहले ये समझिए। सेल उसके अंदर होता है जिसके लिए शर्त नंबर 1 वो जीवित होना चाहिए, निर्जीव में सेल नहीं होता। दूसरी बात, सेल उसके अंदर होता है जिसके एक से अनेक ऑर्गन होने चाहिए, उसके अंदर स्टेम सेल होता है सर, बाकी नहीं होगा जी। मतलब सजीव चाहिए और जिसके एक से अनेक ऑर्गन होने चाहिए, जिसके हर एक ऑर्गन का अलग अलग काम होना चाहिए, उसके अंदर स्टेम सेल होता है। तो इसमें सबसे पहला सजीव तो हम खुद हैं, यानी आदमी भी तो सजीव है, आप जो सुन रहे हैं वो भी तो सजीव है, जिंदे हैं सर। तो आपके अंदर भी स्टेम सेल है, यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर भी स्टेम सेल है। और अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर स्टेम सेल है तो फिर आपका जो बिगड़ा हुआ ऑर्गन है वो ठीक क्यों नहीं हो रहा सर? फिर तो आपका ऑर्गन ठीक हो जाना चाहिए, क्योंकि स्टेम सेल की तो खासियत ही है कि वो अपने आप को स्पेशल सेल में कन्वर्ट कर सकता है। तो वो ठीक क्यों नहीं हो रहा है? तो इसके पीछे एक वजह है, उसको समझ लीजिएगा सर। जब बच्चा पैदा होता है और बच्चे और माँ के बीच में जो नाड़ होती है सर, उसको अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। और उसको जैसे ही कट करते हैं आप, कट करने के विद इन यानी फ्यू आवर्स के अंदर बच्चे और माँ के जो स्टेम सेल होते हैं वो परमानेंटली डॉर्मेंट फॉर्म में चले जाते हैं सर, परमानेंटली। यानी कि वो ऐसे डॉर्मेंट होते हैं कि वो आप मरेंगे नहीं तब तक वापस कभी एक्टिव नहीं हो सकते सर। दूसरी भाषा में कहता हूं तो डॉर्मेंट का मतलब होता है सुषुप्त अवस्था, जिसे आप मरा हुआ नहीं कह सकते लेकिन जगता भी नहीं कह सकते। कुंभकर्ण की नींद सो जाता है सर, इतना याद रखिए ना। अब कितने भी ढोल बजाओ, कुछ भी करो, वो जगने वाला नहीं, और जगेगा नहीं तो कभी नया स्पेशल सेल नहीं बनेगा। यानी हमारे पास जो स्टेम सेल है वो है, लेकिन कैसे है? डॉर्मेंट है, वो हमारे काम के नहीं है। अब दूसरा और कहां से मिलता है सर? दूसरा मिलता है सर हमारी ही बॉडी में से, बॉर्न मेरो में से। बॉर्न मेरो में से